हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आसाम करंट इवेंट्स। मतलब आसाम में रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग हुए हैं, जितने भी कैबिनेट मीटिंग के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, हम लोग सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मई महीने में बहुत सारे कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं, हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं अभी, तो उनके जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला तो ये है कि डिब्रूगढ़ का जो खनिकर स्टेडियम है वो बड़ा बनाया जाएगा। अभी आसाम में सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो सर्वसजाई स्टेडियम है, और बरसापारा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है। लेकिन अभी जो नया स्टेडियम बनने वाला है, खनिकर मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो डिब्रूगढ़ में बनेगा, वो सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है एज पर द कैबिनेट डिसीजन। जहाँ पे जो सीट्स है, जो सीटिंग कैपेसिटी है, वो वर्तमान किया जाएगा 35,000, और इसको बनाने का जो खर्च आएगा वो आएगा 209.13 करोड़। 200 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किया जाएगा इस स्टेडियम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट काजीरंगा के बारे में हम लोग जानेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो अभी रिसेंटली बना है इंडियाज़ थर्ड मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क। तो आप लोगों को पता ही होगा काजीरंगा में जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो बढ़ते ही जा रहा है, और ये अच्छी बात है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। 25% राइज हुआ है टूरिस्ट में, ये देखा गया है रिसेंटली। इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट में भी बढ़ोतरी देखा गया है। लेकिन रिसेंटली जो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है वो ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है वो बढ़ाया जाएगा। मतलब एज पर द कैबिनेट नोटिफिकेशन, काजीरंगा नेशनल पार्क में जितना एरिया था पहले वो अभी बढ़ाया जाएगा। कितना? 47,306.33 हेक्टेयर एरिया ये बढ़ाया जाएगा एज पर द 6th एडिशन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। पहले बहुत सारे एरियाज को ऐड किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, और फिलहाल जो ऐड किया जाएगा वो हो गया 6th एडिशन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पे 47,000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर एरिया ऐड किया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो बेसिकली होगा बहुत सारे विलेजेस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क इतना बड़ा है, बहुत सारे विलेजेस भी आते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बड़े विलेजेस बहुत है, वो इंक्लूड किए जाते हैं, एक्सक्लूड भी किए जाते हैं कभी कभार। तो इस तरह से जो आउटर एरिया है वो बढ़ाया भी जाता है, वो घटाया भी जाता है, और बहुत सारे एंक्रोचेस भी हो गए हैं अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विलेजेस को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब बाहर रखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के एरिया से, जैसे कि गोपाल जरनी, गोनाई टापू, जोब्रे, थुत्ते छापुरी, उसके बाद बालीगांव, विश्वनाथ घाट, उमा तामुनी, गाखिर खाइते, सील घाट एंड हाथीमुरा, ये सब विलेजेस को एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया एनआरएल, नुमुलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। यहाँ पे कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन्वेस्ट करेगी 205 करोड़ रुपए एज द फोर्थ एंड फाइनल कॉल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन नुमुलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। एनआरएल में बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी, और ये जो है ये हो गया फाइनल इन्वेस्टमेंट, फोर्थ एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन्वेस्ट करने जा रही है नुमुलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, ताकि ये जो रिफाइनरी का जो कैपेसिटी है वो बढ़े, क्योंकि बढ़ाया भी गया है रिसेंटली कैपेसिटी बहुत सारा। और इससे क्या होगा, बहुत सारे जॉब्स आएंगे, और नुमुलीगढ़ रिफाइनरी अगर बढ़ता है तो यहाँ से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। पेट्रोलियम और डीजल का जो प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम गुड्स का, वो बढ़ेगा। अगर हम लोग अर्लियर जो इन्वेस्टमेंट है आसाम गवर्नमेंट का वो हम लोग देखेंगे, तो टोटल जो एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट है इस इन्वेस्टमेंट को साथ में लेते हुए वो हो जाएगा 823 करोड़। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ किताबें आप लोग के पास में लाने जा रहा हूँ, वो हमारे ही लिखा गया किताब है, जैसे कि इकोनॉमी ऑफ आसाम। अगर आप लोग आसाम की इकोनॉमी के ऊपर में और जानना चाहते हो, मतलब अगर आप लोग एपीएससी और दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कॉन्टेंट्स आप देख सकते हो, इसी के साथ साथ आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर बैंकिंग के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग का ये किताब है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसके जो कंटेंट है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की आपको नॉलेज मिलेगा। और अगर आप लोग जनरल स्टडीज़ यानी कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर से एग्जाम्स हो गए, ग्रेड 3 ग्रेड 4 से लेके छोटा बड़ा जो एपीएससी का एग्जाम्स हो गया, अगर आप लोग चाहते हो कि वो प्रिपरेशन आप लोग करो पुराने क्वेश्चन पेपर से सॉल्यूशन से, तो आप लोग ये किताब भी चेकआउट कर सकते हो। और ये तीनों किताब का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ वेजेस टू चा श्रमिक्स, मतलब जो चा बगीचा के जो कर्मचारी लोग हैं, जो टी प्लकर्स है, उनका जो पेमेंट है, डेली वेजेस है, वो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से वो बढ़ाया गया है रिसेंटली। और गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है कि इसी साल के 1 अक्टूबर से जो पेमेंट है वो जितना गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो फुल पेमेंट मिलेगा चा बागीचा के जो लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, उन सभी को। नेक्स्ट हो गया डेवलपिंग ए कॉन्सर्ट इकोनॉमी इन आसाम। मतलब आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, वो चाहते हैं कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी बनाया जाए। कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इकोनॉमी होता है, जैसे कि सनबर्न होता है गोवा में, ऐसे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाहर से सिंगर्स आते हैं, तो एक इकोनॉमी बन जाता है कि हर साल एक बड़ा इवेंट होगा, बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आएंगे, एक बाहर का पैसा स्टेट में आएगा, तो उसी से क्या होता है स्टेट का एक इनकम होता है, एक रेवेन्यू हो गया स्टेट का। तो इसी से क्या होता है कि एक स्टेट में जब बाहर के जब टूरिस्ट आते हैं तो एक रेवेन्यू भी बन जाता है, मोड ऑफ रेवेन्यू, मोड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी बने आसाम में। तो उसके लिए बहुत सारे बाहर के सिंगर्स को बुलाया जाएगा,
और एक बहुत बड़े फॉरेन सिंगर को भी बुलाया गया है, अब्रॉड के जो बहुत बड़े सिंगर है पोस्ट मेलोनी बोल के, उनको इनवाइट किया गया है। वो दिसंबर में आएंगे गुवाहाटी में एक फेस्टिवल में, म्यूजिक फेस्टिवल जो करेंगे वो। नेक्स्ट हो गया सोलर पावर का जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जाएगा। रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट वो चाहती है कि सोलर पावर को एक्सप्लोर किया जाए, मतलब सोलर पावर हर घर तक पहुंचे। हम लोग अभी थर्मल पावर के ऊपर में ही निर्भर करते हैं और हाइड्रो पावर के ऊपर में, तो लेकिन सोलर पावर एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोलर पावर को भी हम लोग नर्चर करें, हम लोग सोलर पावर को भी हम लोग एक्सप्लोर करें और अच्छे से। तो स्टेट गवर्नमेंट ने आसाम सोलर पावर जनरेशन प्रमोशन पॉलिसी 2025 को अप्रूव कर दिया है। और उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वो जनरेट करेगा 3500 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2030। और ये जो पॉलिसी है बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों होगा। स्टेट की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होगा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पे 15,000 से भी जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे अगर ऐसा होता है तो अच्छे से। और सोलर पावर तो अच्छा ही पावर है, ऑब्वियसली सोलर पावर को हम लोग को एक्सप्लोइट करना ही चाहिए, क्योंकि सोलर पावर एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज नहीं होते, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, अपग्रेडेशन ऑफ लाचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी। आप लोगों को पता ही होगा आसाम का जो पुलिस एकेडमी है वो देरगांव में है। तो पहले वो देरगांव पुलिस एकेडमी हुआ करता था, अभी उसका नाम चेंज करके लाचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी कर दिया गया था, ताकि हम लोग के जो वीर जनरल है लाचित बोरफुकन जी उनको ऑनर किया जा सके। और लाचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी को एक अच्छे से डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक डेवलपमेंट फेज़ में है वो। और पहला जो फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो फेज़ 2 ऑफ डेवलपमेंट है उसको अप्रूव कर दिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 229.41 करोड़। ये कंप्लीट किया जाएगा 2 सालों में। नेक्स्ट आप लोग को पता ही होगा आसाम में अभी जो सेकंड कैपिटल है वो डिब्रूगढ़ बन चुका है, सेकंड कैपिटल। तो डिब्रूगढ़ में जो सेकंड कैपिटल बन चुका है वहाँ पे सेक्रेटरीट भी बन चुका है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट। वो तो हमारे जो सीएम सर है उन्होंने जाके इनॉग्रेट किया था, लेकिन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है। वहाँ पे एक नया असेंबली कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, क्योंकि दिसपुर में जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसी तरह से असेंबली कॉम्प्लेक्स बनेगा एमएलए के रहने के लिए। उन लोगों को रहने के लिए हॉस्टल्स बनेगा, एमएलए हॉस्टल्स भी बनेगा डिब्रूगढ़ में, जिसका टोटल खर्चा आएगा 284.03 करोड़, 284.03 करोड़। नेक्स्ट, डायरी प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया है। मतलब असम गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़े स्टेट में। और जैसे कि गुजरात को कहा जाता है कि मिल्क कैपिटल, मतलब गुजरात से ही अमूल का प्रोडक्शन होता है। अमूल जो है बेसिकली वो गुजरात बेस्ड है। तो क्या होता है कि एक इकोनॉमी बन जाता है, मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो गुजरात बेस्ड हो गया है। तो उस तरह से असम में भी अभी जो हमारे जो सीएम सर है वो चाहते हैं कि डायरी प्रोडक्शन और बढ़े अच्छे से, और यहाँ पे भी अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए आसाम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 20 बीघास ऑफ लैंड टू अमूल। अमूल को 20 बीघा ऑफ लैंड दिया जाएगा ताकि वो एक फैक्ट्री सेटअप कर सके, जहाँ पे एक डायरी प्लांट सेटअप होगा। और वो कहाँ पे सेटअप होगा? एट द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म मैनेजमेंट कैंपस रानी। रानी में एक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म मैनेजमेंट है, उसी के कैंपस में एक डायरी प्लांट सेटअप किया जाएगा। वहाँ पे 20 बीघा जमीन दिया गया है अमूल को। और ये जो प्रोडक्शन प्लांट होगा यहाँ पे पर डे 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा दूध प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 75 करोड़, व्हिच में गो अप टू 150 करोड़। ये जो प्लांट होगा ये बेनिफिट करेगा अराउंड 20,000 डायरी फार्मर्स। और इसी के लिए ही अमूल ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है असम गवर्नमेंट के साथ में, एट द एडवांटेज असम 2.0। नेक्स्ट बेसिकली आसाम गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी मसूर दाल, शुगर और नमक अंडर द एनएफएसए बेनिफिशियरीज। मतलब जो गवर्नमेंट से जो सब्सिडाइज रेट में जो हम लोग चावल, दाल या फिर नमक जो हम लोग खरीदते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदते हैं, तो वहाँ पे अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी मसूर दाल, चीनी और नमक भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी फ्रॉम अक्टूबर 2025। और बहुत सारे सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ही वो दिया जाएगा। बेसिकली फिलहाल अभी स्टार्टिंग है इसका, और नवंबर महीने से ये सारे डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया जाएगा। अक्टूबर महीने में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और नवंबर महीने से हर डिस्ट्रिक्ट में ही ये दिया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन को और भी बूस्ट किया जाएगा, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि बहुत सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और अच्छे से और इंडस्ट्री भी बने। उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आईआईपीए, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है आसाम का, वो अप्रूव कर दिया है। तो यही था कैबिनेट मीटिंग के जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर में डाटा चाहते हो, जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, तो आप लोग ये किताब चेकआउट कर सकते हो। ये बेसिकली एक ई बुक है, पीडीएफ के रूप में आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग ये किताब चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, और या फिर टेक्स्ट कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेजेस में। सिमिलरली ये सब जो किताबें हैं आप लोग देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज, जितने भी एचआर जॉब्स है, अगर आप लोग एचआर के ऊपर में इंटरेस्टेड हो, एचआर जॉब्स के ऊपर, तो आप लोग ये किताब चेकआउट कर सकते हो। और जनरल स्टडीज़ यहाँ पे आप लोग को इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ये किताब चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेजेस है वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। ये सब किताब आप लोग को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो और अच्छे से, तो आप लोग इस किताब को भी चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ के रूप में आप लोग को ये किताब मिलेगा। उसी के लिए आप लोग को इस नंबर पे टेक्स्ट करना होता है, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस में आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, तो आप लोग को ये किताब मिल जाएगा।
in PDF form. So thank you for making me a part of your day. Happy learning. God bless you all. Thank you.